जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विधेयक के बारे में। आपको पता ही है कि भाई संसद से विधेयक पास होता है और जो विधेयक होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, यानी बिल तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सामान्य विधेयक यानी साधारण विधेयक, दूसरा होता है वित्त विधेयक और तीसरा होता है धन विधेयक। ठीक, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या है। देखिए, तुलनात्मक पढ़ना चाहिए। तुलनात्मक पढ़ने से क्या फायदा होता है कि आपको लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, और एक चीज और भी कह दूं मैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं और लॉकडाउन में कोई कोचिंग खुला है नहीं, तो आप आराम से ऐप डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी का। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ है। इसमें स्पेशल क्लास में लेता हूँ रात को 10 बजे, दिन में 12 बजे। आप उसमें जुड़िए, फ्री जुड़िए, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपका आराम से तैयारी हो जाएगा। साथ में अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो फायदा ये है कि आपके बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है ना, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे कोर्सेज है, साथ में डाउट क्लासेज है, टेस्ट है, साथ में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। हर फायदा आपको इस ऐप में मिलेगा पढ़ाई से संबंधित। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य विधेयक और धन विधेयक। सबसे पहला बात, जो विधेयक होता है, अब विधेयक एक तरह से बाद में कानून बनता है, तो बनाता कौन है? तो संसद। देखिए, पहले लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा जब पास करता है तो राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो यही विधेयक बाद में अधिनियम बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। तब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, ऐसा ये बताइए साधारण विधेयक क्या है, सामान्य विधेयक क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, जैसे आप देखते होंगे कि समाज के उत्थान के लिए, जैसे कि आप दहेज प्रथा, 3 तलाक, या आप आतंकवाद अधिनियम, मतलब निरोध अधिनियम, इस तरह के जो अधिनियम आते हैं या इस तरह का विधेयक जो होता है उसे हम लोग सामान्य विधेयक कहते हैं। और जो कर से रिलेटेड है, या जैसे कि अगर आप धन विधेयक की बात कर ले तो ये पैसे से रिलेटेड है। अब जैसे मान लीजिए संचित निधि पे अतिरिक्त भार अगर सरकार को लादना हो तब ये वाला हो जाएगा धन विधेयक। कर लाना हो, कर समाप्त करना हो, कुछ भी करना हो नया चीज, या अगर अकस्मात अगर संचित निधि से पैसा निकालना हो या डालना हो, या सरकार को उधार लेना हो, ठीक, तो ये सारे विधेयक क्या हो जाएंगे? धन विधेयक हो जाएंगे। तो अब अंतर देखते हैं। पहला यहां पे है कि यह संसद के, ठीक है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं साधारण विधेयक है, वो राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है, फिर लोकसभा में भी शुरू हो सकता है, किसी में भी शुरू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी राज्यसभा भी शुरू कर सकता है और वहां से पास होगा तो लोकसभा में जाएगा, फिर वहां से पास होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। परंतु धन विधेयक की बात देखिए, यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक, पहला अंतर, यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लेकिन यहां पर ही हटा दीजिएगा। क्यों राज्यसभा में भी जाता है, लेकिन अगर शुरुआत होगा ना तो सबसे पहले लोकसभा से ही होगा, ना कि राज्यसभा से। यानी धन विधेयक को अगर देख लिया जाए तो राज्यसभा को उतना शक्ति प्रदान नहीं किया गया है जितना कि लोकसभा को। ठीक, उसके बाद दूसरा अंतर देखते हैं। भाई, पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी साधारण विधेयक जब प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति, पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज है, कुछ जो विधेयक होते हैं उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। जैसे आप देख लीजिए विधान परिषद का गठन, समाप्ति या सीमा में बदलाव, इस तरह के जो विधेयक होते हैं ना, उसके लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखिए साधारणतः विधेयक में किसी में भी आपको नहीं अनुमति लेना पड़ेगा राष्ट्रपति से। ठीक है, लेकिन धन विधेयक की बात करें अगर, तो पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। ठीक, दो अंतर हो गया आपका। पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होता है। उसके बाद यहां पे करें, इसे राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत कर सकता है। राज्यसभा का मन है वो, मतलब राज्यसभा का मन है कि वो संशोधित करके भेज दे या उसको अस्वीकृत करके भेज दे। ठीक, लेकिन
इसमें तो भाई शक्ति ही प्रदान नहीं किया गया है। इसमें कहता है राज्यसभा कुछ नहीं, ना संशोधित कर सकता है ना अस्वीकृत कर सकता है। सोचिए, यहां तक और भी आगे देखते हैं, राज्यसभा इसे 6 महीना तक रोक सकता है। ठीक, अगर मान लेते हैं 6 महीना तक रोक लिया तो ऐसा नहीं है कि पास हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति जी उठते हैं, फिर दोनों सदनों को बैठाते हैं, बोला क्या बात है, कोई दिक्कत है, गतिरोध है, तो उसके लिए एक संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। उसके बाद में अभी आगे चर्चा आएगा। तो वो पूछते हैं कि क्या बात है, कुछ बात है क्या। ठीक, 6 महीना तक रोक सकता है। लेकिन अगर धन विधेयक की बात करें, राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। कहने का मतलब ये है, दोनों में अंतर यही है कि 6 महीने तक रोकेगा तो फिर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि 14 दिन तक अगर रोक लिया, अब 15वां दिन हो गया तो राज्यसभा से पास माना जाएगा, स्वीकृत मतलब पास हो जाएगा। यानी आप रोक के भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पास करना ही करना है। 1 दिन में कीजिए या 14 दिन में कीजिए, और नहीं कीजिए तो ऑटोमेटिक आपका 15 दिन में हो ही जाएगा। तो ये अंतर है। अगला अंतर देखिए, इस पर दोनों सदनों पर मतभेद होने पर संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद कितना है जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा, बुलाया जा सकता है। ठीक, अब यहां पे इसके बाद इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि जब 14 दिन के अंदर पास ही हो जाता है राज्यसभा से, तो मतभेद होने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक, कुछ भी मतभेद नहीं होगा क्योंकि 14 दिन से पास हो गया। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगला देखते हैं यहां पे, इसमें इसको राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। यानी राष्ट्रपति के पास विधेयक गया तो राष्ट्रपति बोलते हैं अरे यार कैसा बनाया तुम लोग, तो देख लो, थोड़ा सा कुछ उसमें संशोधन हो सकता है तो कर लो, तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है। लेकिन यहां देखिए, इस संबंध में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। और यह भी कहा गया है कि भाई 14 दिन के अंदर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। 14 दिन के अंदर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। पुनर्विचार के लिए आप लौटा नहीं सकते हैं। बहुत कड़ा प्रावधान है। अगला देखते हैं, अगला अंतर क्या है। इसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर, अगर मान लेते हैं कि लोकसभा अस्वीकृत कर देता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अरे बाप रे, अस्वीकृत काहे करेगा भैया, त्यागपत्र देना हो तो। लेकिन अगर कर देता है तो त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। कारण क्या है, अगर मतलब ये यहाँ पे शर्त है, यदि वह विधेयक किसी मंत्री के द्वारा पेश किया गया हो तो। कोई अगर मंत्री पेश करता है और अस्वीकृत हो जाता है तब सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। और धन विधेयक में यह कह दिया है सीधे, अगर इसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर, अगर लोकसभा अस्वीकृत कर देता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये कहा गया है धन विधेयक में। तो ये अंतर है आपका धन विधेयक और वित्त विधेयक। और सबसे बड़ी बात की देखिए, धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर है। और आपको सुनते हैं आप लोग जैसे धन विधेयक और वित्त विधेयक, दोनों पैसे से ही रिलेटेड है। ठीक ना, तो जो मैंने अंतर बताया, कर लाना, कर मतलब हटाना, उधार लेना, ये सब आपका धन विधेयक में आ जाएगा। लेकिन कोई वित्त विधेयक अगर पेश होता है तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो बताते हैं अरे यार ये तो धन विधेयक है। अगर लोकसभा प्रमाण देते हैं ना, लोकसभा के अध्यक्ष जो प्रमाण देते हैं कि हाँ ये धन विधेयक है, ये वित्त विधेयक तो है ही लेकिन ये धन विधेयक है, तो उसको धन विधेयक में लाया जाता है। इसका मतलब जितने भी धन विधेयक होते हैं वो सारे वित्त विधेयक होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी वित्त विधेयक होंगे वो सभी के सभी धन विधेयक होंगे। ठीक है, तो ये अंतर है। और जाते जाते मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा कि भाई ये बता दीजिए धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। ठीक, कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है। और साथ में यही कहूंगा कि जय हिंद।